हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था, मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ हमारे पास कहाँ पे काम आता है उस चीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किरचॉफ जो लॉ है हमारे पास, जो हम लोग सर्किट पढ़ते हैं उस सर्किट को सोल्व करने के काम में आता है। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उन सर्किट को सोल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल को यूज़ में लेते हैं, किरचॉफ लॉ को यूज़ में लेते हैं। कई सारे सर्किट ऐसे होते हैं जो सिंपलीफाई फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सीरीज और पैरेलल का हमें आसानी से पता चल जाता है, तो उन सर्किट को हम लोग ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, जो सीरीज़ में है और पैरेलल में अगर हमें आसानी से सर्किट को देखने पर पता चल जाता है तो। लेकिन कई सारे सर्किट ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें हमें आसानी से पता नहीं चल पाता है कि जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो फिर उस टाइप के सर्किट को सोल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ यूज़ में लेते हैं। अब किरचॉफ के यहाँ पे दो लॉ आते हैं, ठीक है। एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको आप किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हो या फिर जंक्शन रूल भी बोलते हो। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी अगर जंक्शन है, मान लेते कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारे पास, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट का मतलब है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आकर मिलती है। ब्रांचेज मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की ब्रांचेज है वो आकर मिलती है, दो या दो से ज़्यादा जो ब्रांचेज आके मिलती है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। तो उस जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा भी, सही। यानी कि आने वाला करंट इज इक्वल टू क्या होगा, जाने वाला करंट। या फिर आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि जो जंक्शन पॉइंट है उसके ऊपर जो नेट करंट है या नेट करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो जंक्शन पॉइंट है उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज का अकुमुलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चार्ज आ रहा है वो कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो ये इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर, कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट में लिख सकता हूँ इसके लिए कि इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हमारे पास कोई जंक्शन है, किसी सर्किट का एक पॉइंट लिया है मैंने, एक जंक्शन लिया है, ठीक है। इस जंक्शन से कई सारी ब्रांचेस पास होती है और यहाँ पे मिलती है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दो ब्रांचेस बनाई, एक ये है, एक ये है, ठीक है। मान लेते हैं एक ब्रांच ऐसे आती है इसमें, ऐसे। ये जो पॉइंट O है ये पॉइंट है हमारे पास जंक्शन, ठीक है। अब इस जंक्शन पे मानते हैं 5 ब्रांचेज आकर मिलती है, ठीक है। तो मानते हैं कि इस वाली ब्रांच से इसमें करंट आता है I1 और इससे करंट आता है I2 और इस वाली ब्रांच से करंट आता है I3 और इस वाली ब्रांच में करंट जाता है I4 और इस वाली ब्रांच में करंट जाता है I5। तो इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग में ऐसा बोलेंगे कि जो आने वाला करंट है वो जाने वाले करंट के बराबर होगा। या आप बोल सकते हो कि इस जंक्शन पॉइंट पर जो इस जितनी भी करंट है I1, I2, I3, I4 और I5, इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है नेट वो ज़ीरो होना चाहिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप आने वाले करंट को पॉजिटिव बोल रहे हो तो जाने वाले करंट को आप क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि आने वाले करंट को अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो जाने वाले करंट को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखूँ तो बहुत ही आसान है, तो डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट एट एनी जंक्शन द सम की जगह हमें लिखना चाहिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं I1 प्लस I2 प्लस I3। मैं आने वाले करंट को पॉजिटिव मान रहा हूँ बच्चों, तो जाने वाले करंट को क्या लिखूंगा मैं, माइनस। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हो जाएगा कि टोटल एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0। तो इसी को अगर मैं नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, क्या ये होगा। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये क्या है बच्चों, इनकमिंग करंट, और I4 प्लस I5 क्या है, आउटगोइंग करंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। क्या बात समझ में आती है, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये कहाँ पे काम में आता है, किस तरीके से समझते हैं, जैसे कि सर्किट को सोल्व करने में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लेते हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे से 3 ब्रांच निकल रही है। मान लेते एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ऐसे है, एक ब्रांच ऐसे है। ठीक है, मान लेते इसमें से करंट आता है 4 एम्पियर का, इस ब्रांच में से। इस ब्रांच में से करंट आता है मान लेते 3 एम्पियर का। तो हमसे पूछा जाएगा कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा। तो आसान है, अभी हमने सीखा कि आने वाला करंट इज इक्वल टू क्या होता है, जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट कितना है यहाँ पर, 4 प्लस 3, तो जाएगा भी कितना, इन दोनों का सम जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I। यानी कि इनकमिंग करंट, ये कौन सा करंट हो गया, इनकमिंग, और I कौन सा, आउटगोइंग करंट। तो 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू I, यानी कि I इज इक्वल टू कितना करंट आएगा हमारे पास, 7 एम्पियर। बहुत ही आसान है बच्चों। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मानते इसमें से करंट आता है हमारे पास 10 एम्पियर का, इसमें से करंट आता है 8 एम्पियर का। ठीक है, इसमें से करंट आ रहा है 6 एम्पियर का। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे करंट बताइए कितना होगा। ठीक है, आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि इसमें करंट बताइए कितना होगा, I2। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि इसमें जो करंट जाता है वो जा रहा है मान लेते हैं 4 एम्पियर का। ठीक है, ऐसे तो आपसे पूछा गया इसमें से कितना करंट आ रहा होगा, I3, और इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, I4। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आसान है, देखो कैसे। अब देखो बच्चों, इधर से 10 एम्पियर का करंट आया, तो इस करंट को यहाँ पे एक जंक्शन मिला, तो यहाँ पे से इसको कितने पाथ मिले, 1 और 1 2। ठीक है, तो इधर से कितना करंट आया, 6, इधर से कितना आ रहा है 10, तो रिमेनिंग ये 10 आया, यहाँ पे से 10 में 6 कहाँ चला गया, इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में कितना जाना चाहिए, 4। तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 4 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे से कितना आ रहा है, 8 एम्पियर। इस वाली ब्रांच से कितना है, 6 एम्पियर। तो 8 प्लस 6 इस ब्रांच में, इसमें से भी आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, जा इतना रहा है। तो जो I2 आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 6 14। इस ब्रांच में कितना जा रहा होगा, 14 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे से 14 एम्पियर आया और ऊपर कितना गया, 4 एम्पियर गया। तो रिमेनिंग का इसमें से 14 आया, 4 ऊपर चला गया, तो रिमेनिंग का किसमें जाएगा, इसमें। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 एम्पियर। आसान है। तो अब इसमें से 4 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर इधर आया, और इसमें से कितना चला गया, 8 एम्पियर। आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, उस चीज़ को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, समझना जरा। मान लेते हैं कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, आप लोग जानते हो, बहुत ही आसान है। ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड A है और ये वाला एंड B है, और इसका रेजिस्टेंस R है। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के अंदर I करंट फ्लो होता है। तो अगर I करंट फ्लो होता है, हमसे पूछा जाए इसका करंट बताइए I, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है और इस पर पोटेंशियल कितना है B। अगर मान लेते मैं इस पर पोटेंशियल VA है,
और इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB है। तो इन दोनों यानी कि इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस हमें क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे IR लिखेंगे। तो यहाँ पे से इस करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो डेल्टा V बाई R। यानी कि जब भी आपको किसी भी ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना हो तो उस ब्रांच के दोनों एंड के अबाउट अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको उस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक एंड है, इस एंड का पोटेंशियल है 40 वोल्ट, ठीक है। इस वाले एंड को हमने अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब है इसका पोटेंशियल में 0 वोल्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कुछ, एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है। मान लीजिए ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें भी 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 2 ओम का है और ये 6 ओम का है। तो हमसे पूछा गया है अब कि इस ब्रांच में मान लेते हैं करंट गया है I1 और इस ब्रांच में करंट गया है I2। तो इस I1 और I2 की वैल्यू बताओ, इस I1 और I2 की वैल्यू बताओ। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मुझे इन दोनों एंड्स के अबाउट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और इस वाले एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो मैं इसमें फ्लो होने वाला करंट बता सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर 40 वोल्ट है तो इस एंड पर भी कितना वोल्टेज होगा, 40 वोल्ट होगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 है तो इस एंड पर भी कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर 40 है तो इस एंड पर भी कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। तो ये I1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा कि इन दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 माइनस 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 40 होगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये देखो दोनों के दोनों किसमें, सीरीज में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि कितना हो गया, 10 ओम। तो 10 ओम, तो इसमें कितना करंट आ जाएगा हमारे पास, 4 एम्पियर का। इतना करंट फ्लो रहा होगा I1 में। उसी तरीके से इस I2 को देखते हैं। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस तो 40 माइनस 0 कितना होगा, 40 होगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 8, तो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। यानी कि I1 और I2 ऐसे हमें मिल जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो इसी लॉजिक से कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। ऐसे आगे पीछे हो गया थोड़ा। मान लीजिए आपको दिया हुआ 3 वोल्ट, यह आपको दिया हुआ है 4 वोल्ट, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ 8 वोल्ट, क्लियर। और यहाँ का वोल्टेज आपको पता नहीं है, लेकिन वो बोला है V0 है, कितना V0 है, और इस V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। अगर ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ आपको 1 ओम, और ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये भी मान लेते हैं दिया हुआ आपको 2 ओम। कितना दिया हुआ, 2 ओम। तो आपसे पूछा गया कि इस V0 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, इस V0 वोल्टेज की, यहाँ का इस कॉमन पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, अब हमें पता नहीं है, इसमें क्या लगाएंगे हम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे। कैसे कि मान लेते हैं हमें कुछ करंट का पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा सोच पा रहा हूँ या आप भी सोच पाओगे कि अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा है ना तो इधर से करंट जा रहा होगा, और इनका वोल्टेज कम है तो इन दोनों में जा रहा होगा। तो मैंने इतना सा एज्यूम किया, सिर्फ आपको एज्यूम करना, आप भी कर सकते हो कि मान लेते इस ब्रांच में से जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है। कितना जा रहा है, I। अब अगर इस ब्रांच में से I करंट गया तो उसको कितने रास्ते मिले, एक पाथ ये मिला, एक पाथ ये मिला। मान लेते इसमें जो करंट गया वो I1 था और इसमें जो करंट गया वो I2 था या नहीं था, इतना तो हम समझते हैं। तो अब किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना बच्चों कि आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन मान सकते हो। मैंने एक को भेजा है, 2 को बाहर निकाला है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि तीनों को एक जगह मिला भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ से करंट को भेजा है
और इन दोनों में डिवाइड कर दिया। मान लो इधर I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब ये I1 तो मैंने लिखना सिखाया अभी आपको, देखो ये I कैसे लिखते हैं कि अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बाद इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस पता है तो आप करंट लिख सकते हो। तो इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 8 माइनस वी नोट, क्योंकि हायर से लोअर में जा रहा है करंट, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू, ये I1 भी पता है ये वाला, यहाँ पे वोल्टेज है वी नोट और यहाँ पे कितना 4, तो हायर से लोअर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग वी नोट माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसमें देखेंगे I2 हायर टू लोअर, तो वी नोट माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 1, कितना समझ में आता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 माइनस का वी नोट बाई 2 इज इक्वल टू वी नोट बाई 2 माइनस का 2 प्लस का वी नोट माइनस का 3। तो आप ध्यान से समझना, -2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 5, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो 9 हो जाएगा, वो 9 वोल्ट। देखो यहाँ पे V/2 है, यहाँ पे V नोट है, इस V नोट को भी तो लेके आएंगे तो V/2 और V/2 कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, V नोट हो जाएगा और ये V नोट 2 V नोट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आया 2 V नोट आया। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे से हमें V नोट इज इक्वल टू कितना मिल गया 9/2 मिल गया, यानी कि 4.5 वोल्ट। इतना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, इस जंक्शन पॉइंट का। क्लियर। इसी तरीके से आप एक और कर सकते हो, कैपेसिटर के लिए भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, एक कैपेसिटर इस तरफ है, एक कैपेसिटर इस तरफ है, एक कैपेसिटर इस तरफ है। मान लेते हैं इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 4 वोल्ट और इसका वोल्टेज है मान लेते हैं 6 वोल्ट। क्लियर। इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफेरेड, इसका मान लेते हैं 1 माइक्रोफेरेड और इसका मान लेते हैं 4 माइक्रोफेरेड। तो आपसे वापस से वही पूछा गया है कि इस कॉमन पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर है तो इसमें तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस होता है तो करंट का फ्लो रहा है, कैपेसिटर तो किसका फ्लो रहा होगा, चार्ज का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे से चार्ज गया Q और ये चार्ज यहाँ पे जाने के बाद कितने पाथ मिले से, 1 और 1 2। तो मान लेते हैं इसमें जो चार्ज गया वो Q1 गया और इसमें Q2। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू जाने वाला चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। कैसे लिखा जा सकता है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि Q इज इक्वल टू होता है CV या C डेल्टा V। अगर आप अच्छे से जानते हो तो C डेल्टा V होता है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितना है 2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखूंगा, हायर टू लोअर, यानी कि 10 माइनस का V नोट इज इक्वल टू Q1 क्या लिखूंगा, हायर माइनस लोअर, यानी कि कितना है ये 1 माइक्रोफेरेड, V नोट माइनस 6 लिखूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम है बच्चों यहाँ पे, तो इसका लिखेंगे हम लोग 4 माइक्रोफेरेड इंटू V नोट माइनस 4, ये लिखेंगे। तो ये कितना हो गया हमारे पास फाइनली, अगर आप ध्यान समझो तो 20 माइनस का 2 V नोट इज इक्वल टू V नोट माइनस 6 प्लस 4 V नोट माइनस का 16, क्या यही होगा। अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये 2 V नोट को इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा 3 V नोट, 3 V नोट और 4 कितना हो गया 7 V नोट इज इक्वल टू, यही है 16 और इसको इधर लेके आऊँगा 6 को, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 16, ठीक है 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। तो जो V नोट आएगा 7 आंसर आ जाएगा इसका, 7 वोल्ट। क्लियर है। तो जहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपसे कर सकते हो। और थोड़े अपर लेवल पे चलते हैं, सीखते हैं सर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए बच्चों, तो हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास है, आप चाहो तो डायरेक्ट किरचॉफ लॉ लगा सकते हो और आप चाहो तो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें सिखाई उसे आप सर्किट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि समझना, हमारे पास कोई क्वेश्चन है,
अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज कैलकुलेट करना सीखा किसी कॉमन पॉइंट का। अब हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। किसी भी ब्रांच में आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा और उस सर्किट की किसी भी ब्रांच में आपसे करंट पूछा जा सकता है। तो जब किसी भी ब्रांच में आपसे सर्किट पूछा जाए है, किसी भी ब्रांच के अंदर आपसे करंट पूछा जाए, तो आपको किस तरीके से ट्रीट करना है उस चीज़ को समझना है। ठीक है, इसमें कई सारे मेथड होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग कि एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे सिंपल वाला लेते हैं एक। ये कि आपसे सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 8 वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया कि हर एक ब्रांच के अंदर कितना करंट जा रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इस ब्रांच में हमसे जो पूछा गया वो करंट I1 है, कितना I1 करंट है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि I1 करंट कितना होगा। इस ब्रांच में पूछा जा सकता है कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा। मान लेते हैं इसमें I2 करंट जा रहा है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा। अब हमें पता नहीं किधर से जा रहा होगा, मान लेते हैं ये I3 करंट जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर एक ब्रांच के अंदर करंट बताओ, या आपसे इंडिविजुअली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस 2 ओम वाले में कितना करंट फ्लो होगा, इस 4 ओम वाले में कितना करंट फ्लो होगा, इस 2 ओम वाले में कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको करने के तरीके क्या है, सबसे समझना। मैंने बैटरी के बारे में आपको पहले समझा दिया था बच्चों, फिर वापस से आते हैं। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, सबसे पहले किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान लो और बाकी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। मान लेता हूँ कि मैं इसी पॉइंट का मैंने पोटेंशियल 0 मान लिया। अगर इसका 0 मान लिया तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो गया, 0 हो गया। इतना मुझे समझ में आता है। अगर इसका 0 मान लिया, इसका 0 है ये, और ये 10 वोल्ट है, तो इस वाले का जो पोटेंशियल हुआ वो कितना होगा बच्चों। देखो ये हायर है, लोअर है, तो इसका कितना होगा, माइनस का 10 वोल्ट। ये सिखाया था मैंने बच्चों के बैटरी का ऐसे कैसे लिखते हैं, आपको पता हो तो पहले मैंने बताया था ऐसे कि अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका वोल्टेज अगर मैं 0 मानूँ तो पॉजिटिव वाले की तरफ कितना हो जाएगा, 10। अगर ये बैटरी पॉजिटिव की है, ये 10 वोल्ट की है, तो अगर इस पॉजिटिव वाले को 0 मान लो तो इसे कितना मानना पड़ेगा, मैं 10 वोल्ट। क्यों, क्योंकि कैसे लिखते हैं हम लोग, हायर माइनस लोअर, तो हायर कितना है 0 माइनस माइनस का 10, और ये किसके बराबर आना चाहिए, इस वोल्टेज के बराबर, तो वो 10 के बराबर है। आप कुछ भी मान सकते होते, -10 हो गया। क्लियर है इतना। अब आपके पास सब कुछ चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे कितना 8 है, तो इस वाली जगह पर कितना होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे -8 होना चाहिए। यहाँ पे -8 है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 10 वोल्ट। सब कुछ क्लियर है। अब वापस से समझना, तो हम इस ब्रांच में लेते हैं। सबसे पहले किस ब्रांच में लेते हैं, इस ब्रांच में। अगर आप ध्यान समझोगे तो इस ब्रांच में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। तो इस ब्रांच में इस एंड का और इस एंड का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। यहाँ पे 0, यहाँ पे -10 है, तो ये तो कंफर्म पता है कि जो मैंने करंट की डायरेक्शन बनाई थी वो ऐसे नहीं होगी बच्चों, ऐसे होगी। क्यों ऐसे होगी समझ लो, क्योंकि इधर का पोटेंशियल क्या है, लोअर है, और इधर का पोटेंशियल हायर है, तो करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो रहा होगा, तो ये डायरेक्शन गलत है, ठीक है। ऐसे आएगी I3 की डायरेक्शन। ये समझ में आ गया आपको, डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। किसी एक पॉइंट का 0 मान लो और बाकी सबको फिर आप लोग इस बैटरी के अकॉर्डिंग रिजोल्व कर दो, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच का हम जब लिखेंगे तो इसका 0, यहाँ पे कितना -10, तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10। क्या बात समझ में आती है, हायर माइनस लोअर लिखूंगा, तो I3 इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0 माइनस माइनस का 10 डिवाइडेड बाई इसका रजिस्टेंस, तो ये 4 है और ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया 6, तो ये 10/6 यानी कि 5/3 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो रहा होगा। क्लियर है इतना। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, माइनस का 8 वोल्ट है और यहाँ पे माइनस का 10 हो, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, -8 ज़्यादा और -10 कम है, तो इधर से करंट इधर जा रहा हो, यानी कि I2 की डायरेक्शन सही है। तो I2 इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, हायर माइनस लोअर, तो हायर कितना है, माइनस का 8 है, माइनस माइनस का 10 डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। इसमें से कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, तो देखो यहाँ पे से करंट जा रहा है I2 इजिकल टू 1 एम्पियर। अब ध्यान से सुनना, इस वाली ब्रांच में से कितना करंट आ रहा है 5/3 एम्पियर का, ठीक है। इस वाली ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, तो ये करंट इधर से भी आ रहा है,
इधर से करंट जा रहा है। तो आप सोचो ये जंक्शन पॉइंट है कि नहीं है, ये जंक्शन पॉइंट है। तो इस जंक्शन पॉइंट पर होगा क्या, ये आने वाला करंट और ये आने वाला करंट है और ये जाने वाला करंट है, और ये कितना है 1 एम्पियर है। अगर ये 1 एम्पियर है तो इस वाले का सम और इस वाले करंट और इस वाले करंट का सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये कितना है I3, ये कितना है I1, किरचॉफ लॉ से इजिकल टू किसके बराबर होना चाहिए 1 एम्पियर के। और I3 कितना कैलकुलेट किया आपने 5/3 प्लस का I1 इजिकल टू 1। तो यहाँ पे से अगर आप ध्यान से समझोगे तो I1 इजिकल टू 1 माइनस 5/3, तो ये कितना हो जाएगा I1 इजिकल टू 3 माइनस 5/3, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2/3, ये होगा। अबे माइनस का 2/3 एम्पियर आने का मतलब क्या, हमने गलत नहीं किया बच्चों, हमने सही किया। ये माइनस I/3 आने का मतलब है कि इसमें करंट ए से नहीं आ रहा, करंट ए से जा रहा है, ऐसे। ये सब कुछ सही भी होगा। आप कॉमन सेंस से बात कर सकते हो। देखो कैसे, इसमें से कितना करंट आया 5/3 आया, यहाँ पे कितना गया 1 गया, तो रिमेनिंग जो था वो किस में चला गया, इसमें चला गया माइनस का, यानी कि कितना गया इसमें 2/3 करंट गया। अब यहाँ पे ऐड करके देखो आप इस वाले कॉर्नर पर, इसमें से कितना करंट जा रहा है 2/3, यहाँ पे से कितना करंट आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। तो इधर करंट कितना जा रहा है 5/3। तो आप जोड़ के देख लो, ये यहाँ पे इस जंक्शन पर इसका और इसका करंट जा रहा है, यहाँ पे से इधर पास हो रहा है, तो 1 + 2/3 किसके बराबर हो जाएगा 5/3 के। तो अगर आपका आंसर कभी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। तो ये तो पता चला आपको, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट का 0 मान लेना है, और फिर दूसरा स्टार्ट करना है हमें इस बैटरी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत ही आसान सा सवाल है कुछ इस तरीके से। ऐसे, ठीक है। तो मानते ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये मान लेते 2 वोल्ट है, और ये 1 ओम है, और यहाँ पे जो बैटरी दी हुई है ये मान लेते 8 वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया कि हर एक ब्रांच में करंट बताइए कि इस ब्रांच में कितना होगा, इस ब्रांच में कितना होगा, इस ब्रांच में कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, हमें ये देखना है कि किसी एक पॉइंट का क्या कर दूँ 0। तो मैं इस पॉइंट का 0 कर देता हूँ, इसका 0 करने से अच्छा इस वाले का 0 कर देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। या इसी का 0 कर देते हैं, इसका सही रहेगा, क्योंकि इसका 0 करने से इसका ही पता है हमें, इसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या अरेंजमेंट है। तो इसका अगर 0 है तो इस पॉइंट का भी कितना है 0 है, इस वाले पॉइंट का भी कितना है 0, यहाँ पे 0 है तो इस वाले पॉइंट का कितना है -8 है। सभी को पता चल गया, यानी कि इस वाले एंड का 0 है, इसका 0 है, इसका 0, इसका -8 है, इसका 0 है। तो अगर इसका 0 है तो इस वाले पॉइंट का मैं लिख सकता हूँ, देखो कैसे। इस बैटरी के अक्रॉस अगर आप देखोगे, इस बैटरी के अक्रॉस ऐसे समझना आप, यहाँ पे आपके पास कितना वोल्टेज है -8 है, इस बैटरी का कितना 2 वोल्ट है, तो इसका निकालना, इसका x मान लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखते हैं हम लोग, हायर, जो पॉजिटिव की तरफ होता है वो क्या होता है हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, हायर एंड का वोल्टेज माइनस लोअर एंड का वोल्टेज इज इक्वल टू होना चाहिए 2। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग 2। तो x + 8 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -6। तो इस वाले एंड का, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल आया वो -6 वोल्ट आ गया। क्लियर है सभी को, अब तो आसान हो जाएगा ये। अब अगर आसान हो जाएगा तो मैं मान लेता हूँ कि करंट कैसे फ्लो करवा रहा है, आपकी मर्जी पड़े जैसे फ्लो करवा दीजिए आप। कोई सी डायरेक्शन मान लीजिए, जो डायरेक्शन मानोगे वो सही होगी। अगर आपने जो डायरेक्शन मानी और आंसर पॉजिटिव में आता है तो आपकी डायरेक्शन सही होगी, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मानते इसमें करंट जाता है I1, ठीक है, इसमें करंट जाता है I2, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है I3, मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब मैं इस I1 की डायरेक्शन लिखूंगा, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये यहाँ पे कितना होगा
माइनस का 4 वोल्ट होगा, क्योंकि ये 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 0 तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का 4 वोल्ट, यहाँ पे माइनस का 8 वोल्ट। तो कौन सा, ये हायर है ये लोअर है। तो देखो मैंने डायरेक्शन वैसे गलत बना दी, ये हायर है ये लोअर है, तो करंट इधर से इधर जाएगा, यानी कि इसकी मुझे वैसे ही पता चल गई कि डायरेक्शन ऐसे होगी I1। तो I1 क्या लिखेंगे हम लोग, हायर यानी कि माइनस का 4, लोअर कितना है माइनस का 8, कितना रेजिस्टेंस है वहाँ पर 2 ओम का, डिवाइडेड बाई 2 ओम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 8 यानी कि 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। इसमें करंट मिल गया हमें। दूसरा ये देखते हैं हम, यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे कितना -6 है, तो ये हायर है और ये लोअर है। इतना समझ में आता है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6 है, तो ये हायर है ये लोअर है। तो I2 इजिकल टू हम क्या लिख देंगे इसमें, I2 है ना, हाँ सॉरी I3 है। और इसमें भी करंट अब ऐसे जाएगा, यानी कि डायरेक्शन भी क्या बना दी मैंने, गलत बना दी, यानी कि ऐसे हो गया I3 की। तो I3 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे -6 है, तो क्या लिखेंगे 0 माइनस का -6 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। क्या बात समझ सकते हो। अब आप खुद सोचिए कि इसमें से करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे 6 एम्पियर का जा रहा है, इसमें से कितना आ रहा है 2 एम्पियर का, इसमें से कितना जा रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे जा रहा है 6 एम्पियर का। तो इस ब्रांच में कितना आएगा 3 यहाँ का I1 प्लस I3। तो इस ब्रांच में I2 इजिकल टू क्या लिखूंगा मैं, I1 प्लस I3। I1 कितना है हमारे पास 2 है, और I3 कितना है हमारे पास 6 है, तो 8 एम्पियर इतना करंट जा रहा होगा I2 में, यानी कि इस ब्रांच में से कितना करंट आ रहा होगा 8 एम्पियर। और जब यहाँ पे 8 एम्पियर का करंट आएगा तो इसको वापस से यहाँ पे 2 पाथ मिलेंगे, तो इस वाले पाथ में कितना चला जाएगा वापस से 2 एम्पियर, और इस वाले पाथ में कितना चला जाएगा 6 एम्पियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान के और बैटरी वाई का कैलकुलेशन करके। ठीक है, इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं। ये ऐसा एक सर्किट है हमारे पास, मानते हैं ये है 10 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट, और ये है मानते हैं 4 वोल्ट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम, इसका मान लेते हैं 4 ओम, और इसका मान लेते हैं 1 ओम। तो हमसे पूछा गया कि हर एक ब्रांच के अंदर करंट बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेंगे, इस तरीके से, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लूँगा तो ये कन्फर्म है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो गया, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी। अगर इसका 0 है तो ये 4 वोल्ट की बैटरी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। इसका 4 वोल्ट हो गया तो इस पॉइंट का भी 4 वोल्ट हो गया। कितना समझ में आता है। इसका 0 है, ये 10 है, तो ये इस पॉइंट का वोल्टेज भी कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। सब कुछ पता चल गया। अब देखो ये 4 वोल्ट है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, इस पॉइंट का कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो इसका कितना होना चाहिए 10। तो हायर माइनस लोअर बराबर कितना आना चाहिए 6, तो इसका कितना हो जाएगा 10 वोल्ट इस पॉइंट का, क्योंकि 10 - 4 करूँगा तभी तो 6 आएगा। अब तो आसान हो गया मेरे लिए सब कुछ। तो देखो अब क्या होगा, इस वाली ब्रांच में तो मैं आसानी से करंट कैलकुलेट कर सकता। देखो कैसे, ये हायर वोल्टेज पर, ये लोअर वोल्टेज पर है, तो हायर माइनस लोअर यानी कि इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा। मानते हैं वो करंट है I1, तो I1 इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 5 एम्पियर। इसका काम खत्म। इसका देख लेते हैं, ये हायर है ये लोअर है, तो इसमें मानते हैं इसमें करंट जा रहा है I2, तो I2 क्या लिखेंगे हम लोग, I2 लिखेंगे हायर माइनस लोअर यानी कि 10 - 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2, यही होगा, यानी कि 1.2
5 एम्पियर, इसका काम भी हो गया, इसमें से इतना करंट आ रहा है। अब इधर देखते हैं, ये 4 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो इधर करंट जा रहा होगा इसमें, या फिर आप ऐसे मान लीजिए इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, ये लोअर वोल्टेज है, ये हायर वोल्टेज है, मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है I3। क्लियर है? तो I3 इजिकल टू क्या लिखेंगे, पहले जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लगाओ ना वहाँ का करंट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, मैं कैसे लगाऊंगा इक्वेशन, इसमें भी रेजिस्टेंस नहीं, मैं कैसे लगाऊंगा इक्वेशन, ठीक है। तो चीज़ को समझते हैं आप। तो I3 इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, हायर माइनस लोअर, मैंने गलत कर दिया बच्चों, ऊपर वाले का हायर वोल्टेज है, नीचे वाले का लोअर वोल्टेज, तो हायर से लोअर में, तो इसमें करंट ऊपर नहीं नीचे जाएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो I3 इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 10 माइनस 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, यानी कि कितना आ गया 10 एम्पियर। इतना हमें पता चल गया बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें से कितना करंट आ रहा है, 10 एम्पियर। यहाँ पे से कितना करंट आ रहा है, I1 आ रहा है हमारे पास 5 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे 5 एम्पियर आया, यहाँ पे 10 एम्पियर गया, इतना समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे से कितना गया, I2 इजिकल टू हमारे पास 1.5, यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, I2 इजिकल टू 1.5, इसमें करंट आ रहा है 1.5, इसमें करंट आ रहा है 10। तो अब आप कुछ सोचो, जो रिमेनिंग करंट है वो कहाँ से आया होगा, इस ब्रांच से आया होगा ना, क्योंकि इसमें अगर 10 आया यहाँ पे 1.5 आया, तो रिमेनिंग इस ब्रांच में से आना चाहिए, जिसको हमने क्या बोल दिया, I4। तो I4 और I2 मिलके किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। भाई इसमें से कुछ करंट आया होगा ना, तो I4 और ये मिलके 10 के बराबर होना चाहिए, किसी जंक्शन पर आने वाला करंट, क्योंकि ये तो इसके बराबर हो नहीं सकता, तो इधर से कुछ करंट आया होगा जो इसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा इसके 1.5 प्लस I4 इजिकल टू 10। तो I4 इजिकल टू 10 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा 8.5 एम्पियर करंट। इस ब्रांच में से कितना करंट आ रहा है हमारे पास, 8.5, यानी कि इस ब्रांच में से जो करंट जा रहा होगा ऐसे, वो 8.5 एम्पियर। पक्का? अब समझो, इधर से कितना आया 5 एम्पियर, इधर से कितना आया 10 एम्पियर, इधर से कितना आया 5, इधर से कितना आया 10, इसमें गया कितना 8.5। यहाँ पे करंट ऐसे है, तो अब आप खुद सोचो, इस ब्रांच में कुछ करंट जा रहा होगा, उसे हमने क्या बोल दिया, I5। क्या बोल दिया, I5। इसमें कितना करंट आ रहा है 5 एम्पियर, इधर कितना गया 8.5। तो आपको सोचना 10 एम्पियर का इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर का इधर से आ रहा है, इधर कितना गया 8.5, तो जो रिमेनिंग होगा वो इधर जाएगा। यहाँ पे जंक्शन रूल लगाएंगे इस पॉइंट पे, जंक्शन रूल। तो क्या बोलता है जंक्शन रूल, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो इस पर से आने वाला करंट कौन सा है, 10 एम्पियर, और एक कौन सा करंट आ रहा है 5 एम्पियर, तो जाने वाला करंट कौन सा है 8.5 और I5। तो लिखेंगे हम लोग, आने वाला करंट है 10 एम्पियर प्लस 5 इज इक्वल टू जाने वाला करंट है 8.5 प्लस I5। तो 10 माइनस 8.5 कितना बचा है, तो 1.5 प्लस 5 इज इक्वल टू I5। तो I5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I5 इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 6.5 एम्पियर। इतना करंट होगा, और होना भी चाहिए। देखो, क्योंकि जब इस ब्रांच में से यहाँ पे से 6.5 एम्पियर का करंट जाएगा, तो 5 एम्पियर का इधर आ गया और 1.5 का उधर चला गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बच्चों, यानी कि किसी एक का जीरो मानो और बाकी को सोल्व करते जाओ, हो जाएगा। लेकिन कई बार इसमें दिक्कत आ जाती है बच्चों। क्या दिक्कत आ जाती है समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हम हर जगह पे हमें बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलता, वो ऐसे टाइप के सर्किट होते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये है 10 वोल्ट, ये है 15 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है मान लेते हैं 5 ओम, ये भी रेजिस्टेंस है मान लेते हैं 3 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो आपसे पूछा गया कि हर ब्रांच के अंदर करंट बताओ। क्या पूछा गया, हर ब्रांच के अंदर करंट बताओ। तो अब क्या करेंगे हम, मानते हैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोगों ने 0 मान लिया, तो ये भी 0, ये भी 0। लेकिन अब अगर इसका 0 है, इसका 0 है, तो मैं यहाँ पे तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो गया 10 वोल्ट, यहाँ पर कितना हो गया 20 वोल्ट। लेकिन हमें इस पॉइंट का, इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है ना।
इसके अक्रॉस अगर करंट निकालना है तो इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में पोटेंशियल पता होना चाहिए, इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में पोटेंशियल पता होना चाहिए, इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच अक्रॉस। क्योंकि मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है, कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आप लोगों को ऐसा कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो इस वाले केस में इसके अक्रॉस ही पता है, इधर पता नहीं, इधर पता है, इधर पता नहीं, इधर पता है, इधर पता नहीं। तो उस केस में क्या करो, अब इस वाले में तो क्या होता, एक का हमें पता था, दूसरा का ऑटोमेटिकली पता चल जाता था एक का जीरो मानने पर। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी मर्जी से इस एक कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल x मान लीजिए। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, x होगा, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी x होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब मान लीजिए कि यहाँ से इसको हायर मान लीजिए आप लोग, अगर ये हायर है तो यहाँ पे से मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा होगा I1, इसमें करंट जा रहा होगा I2 और इसमें करंट जा रहा होगा I3। अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, जंक्शन रूल। ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले, 3 वाला, कि x निकालना। x मतलब क्या है, यहाँ का वोल्टेज तो निकालना है। x इजिकल टू क्या है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है इस कॉमन पॉइंट का। तो क्या करेंगे, इस जंक्शन से ये करंट भी जा रहा है, ये करंट भी जा रहा है और ये करंट भी जा रहा है। तो ये करंट को क्या लिखेंगे हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू क्या होना चाहिए, 0। और ये I1 क्या है, यहाँ पे x पोटेंशियल है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे कितना है 20। देखो ये तो करंट होगा I1, तो ये हायर है, ये लोअर है, करंट ऐसे जा रहा है तो हायर माइनस लोअर। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस I2 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये x है, ये 15 है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 15 बाई 3 प्लस I3 में ये x है, यहाँ पे 10 है, तो x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x, और एक बार x मिल गया तो I1, I2 और I3 हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम लोग x बाई 4 माइनस का 5 प्लस x बाई 3 माइनस का 5 प्लस x बाई 5 माइनस का 2 इजिकल टू 0। तो देखो x बाई 4, x बाई 3, x बाई 5, तो मैं x अगर कॉमन लूँ तो ये आएगा आपके पास 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 इजिकल टू 5 माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12, तो इधर जाते ये 12 हो जाएगा। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमें मिलने वाला है, एलसीएम लेते हैं हम लोग 15 नहीं आएगा, सॉरी 15 4 60 60 आएगा इसका एलसीएम, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, या 30 भी आ सकता है क्या, 30 नहीं आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो इसका कितने टाइम जाएगा इसमें, अगर मैं बात करूँ तो 4 का 1, 5 से 15, इसका आंसर आएगा 15, ठीक है 15, इसका आंसर आएगा 20 और इसका आएगा 12। क्लियर है इतना, इजिकल टू 12। तो यहाँ पे जगह कम है बच्चों, इधर देखते हैं। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 15 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा 47। तो 47 बाय 60x इजिकल टू 12। क्लियर है, तो x इजिकल टू हमें मिल गया यहाँ पे 12 इंटू 60 बाई 47। अगर ये x मिल गया तो हमें I1 पता है, I1 इजिकल टू क्या है हमारे पास, x माइनस 20 बाई 4। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें आप लोग, 12 इंटू 60 डिवाइड बाई 47, जगह कम है बच्चों इसलिए ऐसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ऐसे I1 भी कैलकुलेट हो जाएगा, I2 में इधर कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। तो I2 क्या है हमारे पास, I2 ये है x माइनस, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 47 बाई 60 इंटू, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, 12 इंटू 60 बाई 47 माइनस का 15 बाई 3। और I3 कितना हो जाएगा हमारे पास, I3 हो जाएगा 12 इंटू 60 माइनस 10 47 डिवाइडेड बाई 5। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ ना आए तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप यूज़ में ले सकते हो। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, जो मैंने पहले बताया था उसी का एक और पार्ट है, ठीक है। तो
इसमें हमारे पास क्या है, ये 3 ब्रांचेज है, इन तीनों ब्रांच के अंदर हमसे करंट पूछा गया। अब हम वापस से क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं मैंने यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लिया, मेरा काम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं मानना चाहते हो पोटेंशियल तो फिर यहाँ पे 0 मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे 0 मानने से हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा समझ लीजिए। अगर यहाँ पे मैंने पोटेंशियल 0 मान लिया तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है कितना हो गया, -20 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, -10 वोल्ट। और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, -30 वोल्ट। अब लेकिन हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब ठीक है, पहले वाले केस में ये रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाता, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होता तो यहाँ पे कितना हो जाता, -20। तो यहाँ पे भी -20 आया था, यहाँ पे भी -20 आया था। लेकिन इस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसलिए हमें यहाँ पे x मानना पड़ेगा। तो इसका भी x और इसका भी x। अब वापस आप करंट डिवाइड कर देते हैं। मान लेते इसमें से करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I3। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग I1 + I2 + I3, तीनों करंट जाए रहे, इस पे से जाने वाले करंट = 0। अब I1 क्या लिखेंगे, देखो I1 ये वाला करंट है, ऐसे करंट जा रहा है तो इसका वोल्टेज है हायर, इसका वोल्टेज है लोअर, यानी कि x - का 20। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x - -20, क्योंकि -20 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई कितना है 4 + I2 ये माना, तो इसमें से करंट जा रहा होगा हमारे पास I2, तो इसका x है, यहाँ पे -10 है, तो क्या लिखेंगे, x - -10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका क्या लिखेंगे हम थर्ड वाले का, x - 30 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी -30 डिवाइडेड बाई 4 = 0। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x/4 प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा x/2 + 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो x/4 प्लस का 30/4, या इसको ऐसा करो 30/4 की जगह, ताकि कट जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। इसको 4 की जगह पर आप 6 ले लीजिए, इसको 4 ही रखते हैं, इसको 28 कर देते हैं, सही है ना मैंने। सात चौका 28 कर देते, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 28। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28/7 आ जाएगा, 0। क्लियर है। तो x/4, x/2 और x/4 ये कितना हो गया, x हो जाएगा। x/4 कितना हो गया, x/2 होगा और x/2 x हो गया। तो x इज +5 + 5 10 + 7 17 = 0। तो यहाँ पे से हमें x = क्या मिल गया, -17 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा -17 वोल्ट होगा। अब अगर हमें 17 वोल्ट मिल गया तो I1 तो हम लिख ही सकते हैं। I1 कितना, x माइनस का -20, तो x = कितना आया, -17, तो +20 माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आएगा 3/4 एम्पियर। क्लियर है। I2 लिखते हैं, I2 = क्या होगा, -17 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि -7/4 एम्पियर। ये माइनस आने का मतलब समझ में आ रहा है कि इस I2 में करंट ऐसे नहीं जा रहा है, इसमें से करंट आ रहा है, ठीक है। I3 की बात कर लेते हैं, -17 + 28/4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 और 3 11 हो जाएगा, ये 11/4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब जो इसमें और भी कई सारे आते हैं, मैंने एक के लिए x माना, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि मैं 2 पॉइंट पर x मानना पड़ सकता है। तो 1-2 सवाल मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग किरचॉफ के सेकंड लॉ के ऊपर वर्क करेंगे। ओके।